सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है अपना साइंस बैच है कि कंप्लीट बैच चल रहा है। इसमें सबसे पहले अपन ने जूलॉजी लिया था और जूलॉजी के काफी सारे लेक्चर्स है, वो लेक्चर्स अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उन्हीं में से जो अब आपका एक लेक्चर है वो कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र आखिरकार क्या होता है। इसको डिस्कस अपन डिटेल के अंदर देखेंगे। जिस तरह से कंप्लीट अपनी सीरीज चल रही है इसको भी अपन कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं काफी सारे लेक्चर्स हैं, ये आपके क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। अब आपको पता है कि ऐसा ही नहीं है कि ओनली फॉर लेक्चर देखते हैं, सब चीजें समझ में आ जाती है, नोट्स भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए। तो कंप्लीट मैं आपको बता दूं, कंप्लीट जो आपकी टेस्ट सीरीज है, यहां पे जो भी चीजें बताता हूं उसके नोट्स हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है। तो एक बार एप्लीकेशन को है विजिट वो आप जरूर कीजिएगा। वहां पर कंप्लीट फ्री जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज वहां पर चल रही है। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन है वो जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो चीज आप एक्चुअल में पढ़ रहे हैं वो चीजें आपको समझ में आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रही है। इसलिए एक बार खुद का जो बोलते हैं ना, खुद से पहले मेन टेस्ट होने से पहले खुद को प्रिपेयर होना जरूरी होता है कि भाई जितनी ज्यादा आप टेस्ट सीरीज दोगे, कंप्लीट फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो आप एक बार उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाके दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन लगाइए और वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मेन अपना है रेस्पिरेटरी सिस्टम आखिरकार क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि भाई आखिरकार रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन की आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो रेस्पिरेशन एक्चुअल के अंदर क्या होता है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। कैसे देखते हैं इसमें क्या होता है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो आपका फूड होता है, फूड में भी खास तौर पे कौन, जो उस फूड में जो आपका ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो ग्लूकोज टूटता है। लेकिन वो ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में टूटता है, आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर वो ग्लूकोज टूटता है और टूट के क्या बना लेता है, एनर्जी का निर्माण करता है। किसका करता है, एनर्जी का। और इसी एनर्जी से भी अपन को क्या मिलती है, एटीपी मिल जाती है। एंड इसके दौरान क्या होता है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो भी आपके सेल्स के अंदर प्रेजेंट थी, वो क्या हो जाती है भाई, रिलीज हो जाती है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यही क्या होती है एक्चुअल में डेफिनेशन होती है। अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे कि ऑक्सीजन का अंदर लेना, CO2 का बाहर निकाल देना, यही रेस्पिरेशन होता है। लेकिन एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, जो आप फूड खाते हैं उस फूड में जो ग्लूकोज होता है ना, उस ग्लूकोज से जो एनर्जी लेना है, वो एनर्जी किसके रूप में, एटीपी के रूप में। किसके प्रेजेंस में वो एनर्जी लेंगे अपन, ऑक्सीजन O2 की प्रेजेंस के अंदर ये सारी की सारी रिएक्शन होती है। अब ये जो आपकी रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस थी, ये एक तरह की कैसी होती है भाई, आपकी केमिकल प्रोसेस होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब जो आपका रेस्पिरेशन होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है, 5 चरणों के अंदर कंप्लीट होता है। बस नाम आपको पता होना चाहिए, और इस पोर्शन को स्किप भी करना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है, बस थोड़ा सा आपको बताने के लिए है कि भाई जो रेस्पिरेशन होता है उसकी 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। क्योंकि वही है ना, कोई भी चीज समझते हो तो पहले उसका बेसिक समझना पड़ता है। तो बस वही चीज मैं बता रहा हूं, ये वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप स्किप करना चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो जो आपका रेस्पिरेशन होता है कि कितने 5 स्टेप के अंदर 5 चरणों में होता है। पहला आ जाता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब क्या हो जाता है कि भाई ऑक्सीजन, देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो डेफिनेशन कि ऑक्सीजन को ले रहे हैं, CO2 को अपन बाहर निकाल रहे हैं। एक्चुअल में ये रेस्पिरेशन नहीं, अपन क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं। बोले तो वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आपने सुना होगा क्या होता है कि भाई अपन एग्जॉस्ट जो फैन है वो फैन लगा लेते हैं, बाथरूम हो गया, कहीं भी हो गया, रूम हो गया, वहां पे लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो रूम का जो टेम्परेचर होता है, रूम की जो गर्मी होती है, उसको क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है और बाहर वाली को अंदर ले आता है। यही तो उसका काम होता है ना। तो ठीक ऐसे ही जो ब्रीथिंग की प्रोसेस भी यही होता है कि ये अपने शरीर से क्या करेगा, ऑक्सीजन को तो क्या ले लेगा और CO2 रहेगी उसको क्या कर देगा, शरीर से बाहर की साइड में निकाल देगा। फिर आता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है या जो आपका एल्वोलर आपका वेंटिलेशन है, इसमें क्या होता है कि अब जो आपकी O2 जो आपने लिए, जो आपने गैस ली है, वो गैस एक्चुअल में कहां गई है, आपके फेफड़ों के पास गई है, लंग के पास में गई है। अब लंग्स से वो कहां जाएगी, आपके जो भी आपकी ब्लड सेल्स होगी वहां तक जाएगी। तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब आपको पता है कि जो आपका लंग्स है,
इस लंग्स के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होती है, अपन थोड़ी देर में स्ट्रक्चर देखेंगे, एल्वोलाई होती है। इन एल्वोलाई से चारों ओर से क्या कवर करके रखती है, आपकी ब्लड वेसल्स रहती है। तो यहाँ पे जो एयर आई है वो एयर इनके पास में जाएगी, यहाँ से जो CO2 थी वो CO2 इनके पास में आ जाएगी। ये आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होता है। ठीक ऐसे ही जो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि भाई अब आपका जो इम्प्योर ब्लड था एंड जो प्योर ब्लड था ये आपस में क्या कर लेते हैं, O2 CO2 का एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर आता है सेलुलर रेस्पिरेशन या सेलुलर डिफ्यूजन। एक्चुअल में यही रेस्पिरेशन होता है। इसी में क्या होता है, जो फूड होता है उस फूड में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और टूट के क्या बना देता है, एनर्जी बना लेता है। ये होती है एक्चुअल में आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका रेस्पिरेशन होता है ये आपका दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है आपका रेस्पिरेशन, सॉरी आपका रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है भाई, दो तरह का होता है। कौन कौन से तरह का होता है, दो तरह। एक तो आ जाता है आपका वायवीय श्वसन, एक आ जाता है अवायवीय श्वसन। बोले तो आपका ऑक्सीजनेटेड आ जाता है रेस्पिरेशन आ जाता है, और डीऑक्सी आपका रेस्पिरेशन आ जाता है। दोनों में डिफरेंस देखें तो जो आपका वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजनेटेड वाला होता है, वो सीधी सी बात है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, प्रेजेंस में होगा। ये सीधी सी बात है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। इसके अलावा जो आपका वायवीय होता है, ऑक्सीजनेटेड वाला जो आपका रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीश्वसन होता है, इस ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, यहां पर जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का यहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या बनता है आपका CO2 एंड जो जल होता है, मतलब क्या बनता है, CO2 एंड आपका वाटर बनता है। जबकि जो आपका अवायवीय श्वसन होता है, इसमें एल्कोहल या जो आपका लैक्टिक एसिड ले लीजिए या CO2 बनता है। मतलब यहां पर कंप्लीट तरह से क्या होता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। जबकि जो वायवीय श्वसन होता है ये लगभग सभी जीवों में आपको देखने को मिलेगा। जबकि अवायवीय श्वसन है ये आपको कुछ पौधों के अंदर, कुछ जंतुओं में, खास तौर पे जो आपकी मसल्स है उन मसल्स में देखने को मिलेगा। मसल्स नहीं, आपने देखा होगा कभी आपके शरीर में क्रैम्प आ जाता है, तो वो जो क्रैम्प होता है वो क्रैम्प किसके कारण आता है कि आपकी जो मसल्स होती है उनके अंदर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर, जिसके कारण क्या आता है आपके शरीर के अंदर क्रैम्प आ जाता है। तो ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रखना अनोक्सी जो वायवीय श्वसन है ये आपका कहां देखने को मिलता है, आपकी मांसपेशियों में होता है। किसकी क्यों होता है, क्योंकि आपके क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है ये क्या बन जाता है, किसकी एब्सेंस के अंदर, O2 की एब्सेंस के अंदर, CO2 की प्रेजेंस में। चलिए यहां पे क्या आता है, ग्लाइकोलाइसिस को छोड़कर जितने भी सारी क्रियाएं होती है सारी की सारी कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहां पर क्या होती है, सारी की सारी प्रोसेस आपकी कहां की, साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। इसके अलावा यहां पर क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा बनती है ऑक्सीश्वसन के अंदर वो कितनी बनती है, ऑलमोस्ट 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। इसके अंदर ऑलमोस्ट कितना होता है, 21 से लेके 24 किलो कैलोरी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही कम ऊर्जा इसमें बनती है। एंड यहां पर आपका क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। तो याद रखना यहां पर वही मैंने बताया था ना कि ऑक्सीश्वसन क्या था, कि मतलब अपन ने रेस्पिरेशन की अपन ने डेफिनेशन देखी थी, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई जो फूड होता है उस फूड में जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। तो यहां पे वही होता है कि जो फूड के अंदर जो भी चीज आपने खाई है उसमें जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उससे एनर्जी मिलती है। क्या बनती है, वो एनर्जी किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। कितनी एटीपी बनती है, ऑलमोस्ट 38 एटीपी बनती है। जबकि यहां पर क्या होता है, ऑलमोस्ट 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए एक चीज याद रखना, देखिए हर चीज की कुछ न कुछ वो एनर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि भाई आपकी गाड़ी, मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं, तो बाइक के अंदर आप जो पेट्रोल डाल रहे हैं उसी तो वो चीज चल रही है ना, तो उस बाइक के लिए वो पेट्रोल क्या हो गया भाई, एटीपी हो गया। क्या हो गया, एटीपी हो गया। अब यही मान लीजिए कि यार आप उसके अंदर पानी डाल लोगे, उसमें केरोसिन तेल डाल लोगे, नहीं चलेगी ना। वो क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ पेट्रोल की ही भाषा क्या आती है, समझ में आती है। इसीलिए कोई भी देश होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर आप कोई भी सामान खरीदने जाओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, बोले तो रुपया देना पड़ेगा, वही यहाँ की करेंसी है। विदेश के अंदर जाओगे वहां डॉलर आ गया, कहीं रियाल आ गया, कहीं पे और कुछ आ गया, दरम आ गया। इस तरह से हर देश की अलग अलग करेंसी उसको समझ में आती है। वैसे ही अपने शरीर की करेंसी पूछ ले जाए तो अपने शरीर की करेंसी किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। आप चाहे पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, कुछ भी खा लो, ये सिर्फ आपकी जीभ के स्वाद के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो अपने शरीर को एनर्जी मिलेगी वो जिस चीज को समझेगा वो क्या होता है, एटीपी। जो भी चीज आया खाएंगे उसका ब्रेकडाउन होगा और उसको तोड़ के किसमें कन्वर्ट किया जाता है, आपकी एटीपी में, क्योंकि आपका शरीर है ये एटीपी के थ्रू ही चलता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
चलिए, अब मेन आ जाता है आपका रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर कितने होते हैं, आपके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आ जाता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा आ जाता है लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब हो गया आपका श्वसन मार्ग आ जाता है कि श्वसन मार्ग कहां से स्टार्ट आपका होता है। फिर आ जाता है आपका सेकंड नंबर पे लंग्स। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं श्वसन मार्ग की, रेस्पिरेटरी ट्रैक की। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है कि जब आपकी एयर होता है, वो एयर आप अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, जो भी आप एयर ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुंह जा रही है, नाक से जा रही है, माउथ से जा रही है, ये जब तक लंग्स तक पहुंचेगी तो नाक से लेके लंग्स तक है ना, फेफड़ों तक का जो आपका पार्ट होता है वही कौन सा होता है, जो पैसेज होता है, जो पाथवे होता है, वही आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। तो आई थिंक ये चीज समझ में होंगे। वही चीज है कि जो आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होता है, मतलब बाहरी आपका जो नाक होता है, इससे लेके जो आपके फेफड़े की जो एल्वोलाई है, उन एल्वोलाई तक का जो पाथवे होता है उसी को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक बोला जाता है। पूछ लिया जाए कि भाई श्वसन मार्ग को बताना है तो ये स्टेप आपको याद रखनी है कि कहानी स्टार्ट कहां से होती है। आपके बाह्य जो आपका नासा छिद्र है वहां से स्टार्ट होती है, बोले तो आपके नाक से स्टार्ट होती है। कहां से? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से कहां जाएगा? नेजल चैम्बर में। ये जो आपके नाक के अंदर ये है ना, ये वाला पार्सन क्या आ जाता है आपका नेजल चैम्बर आ जाता है। इसके बाद में आ जाता है इंटरनल नेयर्स आ जाता है, मतलब आंतरिक आपकी नासिका आ जाती है जो अंदर की साइड में होती है। इसके बाद में आ जाता है आपका ये फेरिंग्स वाला पार्ट, जो कौन सा है? नेजोफेरिंग्स बोलेंगे। नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट ही एक तरह से फेरिंग्स का ही पार्ट है, क्योंकि नाक का हो गया इसलिए नेजो हो गया, माउथ का होता तो ओरल फेरिंग्स आ जाता। ऐसे अलग अलग चीज से आप इसको, और जैसे इस इसोफेगस का होता तो इसको एसोफेरिंग्स बोल देते हैं, जो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। फिर फेरिंग्स से कहां आएगा? आपके ग्लोटिस में आएगा। ग्लोटिस से कहां आएगा? आपका लेरिंग्स में आएगा। लेरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री से आपका रेस्पिरेटरी ट्री। ये पाथवे आपको याद होना चाहिए, कई बार ये पाथवे आपसे पूछ लिया जाता है। तो आई थिंक यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई है। अब इसको अपन डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है कि मान लीजिए एकदम ठंडी ठंडी क्या चल रही है भाई? हवा चल रही है। क्या चल रही है? ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जो आपका AQI लेवल है, ये मान लीजिए 40 के समथिंग है, या 1 AQI लेवल है, 2 AQI लेवल है, यहां तक तो आपने देखा ही नहीं होगा, मान लेते हैं, मानने में कुछ भी नहीं है। तो भाई AQI लेवल है, ये बहुत ही अच्छा है, आराम से आप सांस ले रहे हैं। तो जो आपकी सांस है ये आपका या तो आप नाक से लोगे या आप माउथ से लोगे। तो अपन दोनों को ही ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं कि भाई आपने नाक से एयर को क्या लिया है? अंदर लिया है। तो ये नाक से, ये आपका नाक है, नाक से कहां जाएगी? आपके नेजल चैम्बर में। तो पहले नाक पे आई, फिर आपका पहले नाक पे आई, फिर आपके नेजल चैम्बर में आई। नेजल चैम्बर से होती हुई या नेजल कैविटी से होती हुई कहां गई? आपकी फेरिंग्स के अंदर चलेगी। ये तो नाक की कहानी होगी, फेरिंग्स तक पहुंच गया। अब जो आपने मुंह से जो हवा ली थी, ओरल कैविटी से जो हवा ली थी, वो भी घूम फिर के कहां जाएगी? आपकी फेरिंग्स में जाएगी। इसीलिए याद रखना जो फेरिंग्स है, क्योंकि जो अपन खाना खाते हैं वो खाना भी तो सबसे पहले यही फेरिंग्स में ही तो आता है ना, माउथ से होता है वो फेरिंग्स में जाता है। तो याद रखना जो आपकी फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स को फूड एंड एयर का कॉमन पाथवे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो नाक से अपन सांस ले रहे हैं वो भी घूम फिर के आपके यहां पे पहुंच रही है, और जब आप मुंह से सांस ले रहे हैं तो भी आपकी चीज यहां से यहां तक पहुंच रही है। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि भाई जब मुंह से भी अपन सांस ले सकते हैं तो भाई नाक की जरूरत क्या पड़ी? क्यों शरीर के अंदर ये नाक को फिट कर दिया गया कि भाई नाक के मुंह से ही ऑक्सीजन ले रहे हैं तो मुंह से ही सांस ले लेंगे, नाक की क्या जरूरत थी? तो मेरे भाई नाक की जरूरत इसलिए थी कि क्योंकि सीधी सी बात है, इन्वायरमेंट में कितना सारा पोल्यूशन है, कितना सारे डस्ट है। यदि आप मुंह से ही लेते जाओगे तो एयर फिल्टर नहीं होगा। तो एयर को फिल्टर करने के लिए क्या बनाया गया है? अपना नाक बनाया गया है। तो नाक के अंदर आपने देखा होगा म्यूकस लेयर भी प्रेजेंट होती है, इसके अलावा नाक में हेयर भी प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं? एयर फिल्टर होने का काम करते हैं, इसीलिए एयर को अपन नाक से लेते हैं, ना कि मुंह से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फेरिंग्स तक पहुंच गए। अब फेरिंग्स से आपकी जो एयर रहेगी वो कहां आएगी? लेरिंग्स के अंदर जाएगी। ये इस साइड वाला पार्ट है, ये तो आपका कौन सा आ जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट आ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले ही अपन पढ़ चुके हैं। तो ये जो हवा थी, ये आपकी हवा कहां आएगी? फेरिंग्स से कहां गई? आपकी लेरिंग्स में आ गई।
थी। अब लेरिंग से कहां आएगी? आपकी ट्रेकिया में। ये वाला पार्ट कौन सा आ जाता है? ये फेरिंग्स थी। फेरिंग्स के बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट कौन सा आ जाता है? आपका ट्रेकिया वाला। ये पार्ट कौन सा है? ट्रेकिया वाला। अब जो आपकी ट्रेकिया होती है आगे जाके दो पार्ट्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है और दोनों फेफड़ों का निर्माण हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों आपके लंग्स हो गए। अब ये जो ट्रेकिया थी, ये ट्रेकिया क्या हो जाती है? दो पार्ट्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। जहां पर ये डिवाइड होती है वो कौन सी होती है? आपकी प्राइमरी ब्रोंकियल हो जाती है। ब्रोंकियल में हो जाती है, ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकियल हो जाती है। अब जो आपकी प्राइमरी ब्रोंकियल थी ये आगे जाके फर्दर क्या हो जाती है? डिवाइड होते रहती है। इसके बाद में आपका ट्रसरी ब्रोंकियल आ जाता है, ब्रोंकियोल्स आ जाता है, टर्मिनल ब्रोंकियल आ जाता है, या आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल के जस्ट आगे क्या आ जाता है? आपका एल्वोलर डक्ट आ जाती है, मतलब ये आपकी एल्वोलाई आ जाती है जिनको कुपिकाएं अपन बोलते हैं। तो कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी? नेजल आपका नोज से स्टार्ट हुई थी और कहानी आपकी खत्म कहां हो रही है? आपकी एल्वोलाई तक हो रही है। फिर यहां पर क्या होती है? जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो यहां पे क्या करती है? एल्वोलाई को कवर करके रखती है और डिफ्यूजन मेथड के द्वारा एयर का एक्सचेंज होता रहता है। आई थिंक ये चीज यहां तक आपको समझ में आ गई होगी कि कहानी स्टार्ट कहां होती है एंड कहानी खत्म कहां होती है। तो जो चीज थी मैंने अभी बताई थी, यहां से यहां तक का ये जो पाथवे है यही आपका क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक बोले तो श्वसन मार्ग कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपका जो नोज है इसकी, नेजल चैम्बर है इसकी, या जो आपका फेरिंग्स है इसकी। जो अभी मैंने डायग्राम बताया था एक्चुअल में वो का वो ये डायग्राम है कि जो चीज मैंने बताई कि कहानी स्टार्ट नाक से हो रही थी, नाक से जो आपका नेजल चैम्बर में जा रही थी। अब याद रखना कि यहां पर आपने देखा होगा यहां पे अपनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। यहां पे आपने हाथ लगा के देखा होगा यहां जो हड्डियां प्रेजेंट होती हैं उन हड्डियों को क्या बोला जाता है? कौन के बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 हड्डियां प्रेजेंट होती है। इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, फिर भी याद रखना इनको क्या बोला जाता है? कौन के। जो मेन जो एयर का जो फिल्टर होने का काम होता है, प्यूरिफिकेशन का काम होता है, वो एक्चुअल में यहीं पर होता है। कौन के शब्द कहां से है? जो आपने शंख देखा होगा ना बजाने वाला, मंदिर में बजाते हैं, एक्चुअल में ठीक वैसे ही क्या होती है? यहां पर अपनी स्ट्रक्चर होती है, यहीं पे क्या होती है? एयर का फिल्ट्रेशन होता है। तो चलिए इसकी अपन थ्योरी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यहां से कौन सी चीजें पूछी जाती है। तो मेन चीज आपको याद रखनी है कि भाई जो आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, मतलब जो बाहरी आपके नाक है, यहां पे बीच में आपने देखा होगा कि भाई एक लाइन बनी हुई है जिससे 2 अलग अलग छेद बन रहे हैं। तो ये जो बीच में दीवार है, इस दीवार को क्या बोला जाता है? सेप्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाक का है इसलिए इसको नेजल सेप्टम बोला जाता है। और ये हाइलिन जो आपका कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है, इसका बना होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे नॉर्मली आप घर बनाते हो, रूम बनाते हैं, तो रूम में ईंट की जो आप दीवार बनाते हैं उसको आप वॉल बोल देते हैं, दीवार बोल देते हैं। ठीक ऐसे ही भाई अपने भी तो 2 रूम बना या नाक है, तो इनके बीच में जो दीवार है उसको साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? सेप्टम बोला जाता है। चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आपका नेजल वेस्टिब्यूल था, मतलब ये जो नाक के अंदर वाला पार्ट है, यहां पर क्या होता है? सब म्यूकस आपकी ग्लैंड एंड हेयर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो जो सब म्यूकस ग्लैंड होती है ना, इन्हीं के कारण क्या होता है? जिस टाइम पे जुकाम लग जाती है, आप ज्यादा मतलब पोल्यूशन वाले एरिया में चले जाते हैं, तो मतलब नाक में कुछ हेवी हेवी लगता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है? सब म्यूकस ग्लैंड के कारण ही होता है। वो क्या करती है? एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जो भी चीज होती है, जहां तक इसकी पॉसिबिलिटी हो सके ये उनको वही रोकने का काम करती है। ठीक ऐसे ही एयर का काम होता है। अब एक चीज याद रखना, जो आपकी फेरिंग्स है, क्योंकि यहां से होती हुई अब एयर कहां जाएगी? आपकी फेरिंग्स में। तो जो फेरिंग्स है इसको फूड एंड एयर का कॉमन पाथवे बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ ले जाए कि भाई फूड एंड एयर का कॉमन पाथवे कौन सा होता है, तो याद रखना आपकी फेरिंग्स होती है। अब जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक थी ये यहां से स्टार्ट हो जाती है। अब रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होती है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? मतलब इसकी जो मतलब जैसे देखिए ये अपन ने बात की थी, आपकी इसोफेगस आ जाती है, राइट? इसोफेगस आ जाती है, ये आपकी क्या आ जाती है? इसके पास में ही रेस्पिरेटरी ट्रैक आ जाती है। तो इसोफेगस के टाइम पे अपन ने पढ़ा था कि जो इसोफेगस की जो ओपनिंग है इसको क्या बोला जाता है? गैलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैलेट। ठीक ऐसे ही जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसकी ओपनिंग को क्या बोला जाता है? ग्लोटिस बोला जाता है। और इस ग्लोटिस के ऊपर क्या होती है? एक इस तरह की घंटी के जैसे क्या होती है? स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस बोला जाता है, जो इलास्टिक कार्टिलेज की क्या होती है? बनी होती है। ये एपिग्लोटिस क्या होता है? जिस टाइम पे आप खाना खाते हैं तो ये खाना एक्चुअल के अंदर इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं चला जाए, इसलिए क्या करती है? ये ढक्कन की तरह होती है। खाना जिस टाइम पे आप ऐसे निगलते हो उस टाइम पे ये बंद हो जाती है और खाने को कहां कर देती है? आपके
आपका जो इसोफेगस वाला पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो डाइजेस्टिव ट्रैक वाला पार्ट है, यहाँ पर उसको क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है कि भाई तेरे को यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पर जाना है। तो ये आपका इसका काम होता है। कभी कभी ये भी आपने देखा होगा, खाना खाते हैं तो खांसी आने लग जाती है जिस टाइम पे आप बात करते हैं, तो वो एक्चुअल में यही होता है कि उसको वापस बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए यहां तक समझ में आ गई। तो ये वही है कि जो ग्लोटिस होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो ओपनिंग है उसको बोला जाता है, और इसके ऊपर क्या होती है, एपिग्लोटिस प्रेजेंट होती है। इसके बाद में कहां पहुंच जाते हैं अपन कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो आपकी लेरिंग्स आ जाती है। जो लेरिंग्स होती है इसको क्या बोला जाता है, एक्चुअल में साउंड बॉक्स बोला जाता है, कि जो अभी मैं बोल रहा हूं, जो भी चीज बता रहा हूं आपको, आप सुन रहे हैं, तो जो भी चीज अपन बोलेंगे वो एक्चुअल में साउंड प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, लेरिंग्स का होता है। ये तो अपन ह्यूमंस की बात कर ली। ठीक ऐसे ही पक्षियों के अंदर पूछ लीजिए कि भाई वो, तो याद रखना पक्षियों के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस जो ऑर्गन होता है उसको सेरिंग्स बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस एल की जगह आपको एस लगा देना है। चलिए फिर आ जाता है आपकी ट्रेकिया में। तो जो आपकी ट्रेकिया होती है, जो आपकी ट्रेकिया होती है, इस ट्रेकिया को क्या है, विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब लेरिंग्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेरिंग्स में क्या चीजें पूछी जाती है, बस दो मेन चीजें वो लेरिंग्स में आपको याद रखना है। डायग्राम से डरना नहीं है, डायग्राम बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, बस ये आपको समझाने के लिए है। अब बात कर लेते हैं लेरिंग्स की। तो जो आपका लेरिंग्स है इसको साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। साउंड यहां से जो भी चीज अपन बोल रहे हैं वो लेरिंग्स के कारण पॉसिबल हो रहा है। अब याद रखना मेन जो चीज है क्या पूछी जाएगी, याद रखना जो आपकी लेरिंग्स होती है ना, इसके अंदर नो कार्टिलेज क्या मसल्स प्रेजेंट हो, नो कार्टिलेज चीजें प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, नो कार्टिलेज यहां पर प्रेजेंट होती है। अब यहां पर लेरिंग्स के अंदर जो नो आपके कार्टिलेज है, ये नो कार्टिलेज के अंदर से तीन तो आप कितनी होती है, नो उपास्थियां आपकी प्रेजेंट होती है। इनमें से तीन तो आपकी क्या होती है, पेयर्ड होती है, एंड तीन ही आपकी क्या होती है, अनपेयर्ड होती है। तो तीन तो ऐसी होगी, मतलब तीन तो आपकी अनपेयर्ड होगी, ये होगी। अब जो पेयर्ड है यहां पर ये जो नो क्या है, आपके संख्या में है, नंबर के अंदर है, पेयर के अंदर नहीं है। तो तीन तो सीधी सी बात है ये होगी, ये पेयर है तीन, तो छह ये होगी। छह तीन कितने हो जाते हैं भाई, आपके नौ हो जाती है। तो नौ उपास्थियां हैं, नौ कार्टिलेज होती है, ये आपके लेरिंग्स में प्रेजेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब ये जो नौ है इनके आपको नाम याद रखने, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये बता दीजिए कि कौन सी तो तीन है जो पेयर्ड होती है और कौन सी जो तीन है वो आपकी अनपेयर्ड होती है। आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, ये तो है आपकी अनपेयर्ड और ये है आपकी पेयर्ड। चलिए अब सबसे पहले अनपेयर्ड की बात कर लेते हैं। तो जो तीन आपकी अनपेयर्ड रहती है वो पहली तो आ जाती है थायराइड उपास्थि, फिर आ जाती है क्रिकोइड उपास्थि, फिर आ जाती है आपकी एपिग्लोटिस। अब इनके अंदर आप खुद देख लीजिए डायग्राम के अंदर, जो आपकी एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस को देख रहे हैं, सिंगल नंबर के अंदर कितनी होती है, आपकी एक होती है। फिर आ जाती है आपकी क्रिकोइड, क्रिकोइड भी कितनी होती है, नंबर के अंदर एक ही होती है। यहां भी एक है, ये इंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर मतलब लेटरल साइड में है। तो आप सिर्फ इसी डायग्राम को ले लीजिए, तो एक ही आपकी क्या है, क्रिकोइड होती है। ठीक ऐसे ही आपकी एक ही क्या एपिग्लोटिस होगी, आपकी क्रिकोइड होगी, इसके अलावा आपकी थायराइड, ये आपकी थायराइड। एक कितनी होती है, आपकी थायराइड होती है। तो ये तो मैंने बात कर ली अयुग्मित की। अब बात कर लेते हैं पेड़ के अंदर कौन कौन सी प्रेजेंट होती है। तो पेड़ के अंदर सबसे पहले आ जाती है एरिटेनोइड। एरिनोइड की अपन बात करें, एरिटेनोइड की, तो एरिटेनोइड में देखिए ये एक इस साइड में प्रेजेंट है, एक इस साइड में प्रेजेंट है। तो कितनी होती है, नंबर में 2 प्रेजेंट होती है, पेड़ में 1 प्रेजेंट होती है। फिर आ जाता है कॉर्निकुलेट, ये आ जाता है आपका कॉर्निकुलेट। कॉर्निकुलेट भी कितनी होती है, नंबर के अंदर 2 होती है, पेड़ के अंदर आपकी 1 होती है। उसके बाद में आ जाता है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म भी क्या होती है, नंबर के अंदर 2 होती है, पेड़ के अंदर आपकी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये चीज है आपको पता होनी चाहिए, बस लेरिंग्स के अंदर इतना ही पूछा जा रहा है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आपके ट्रेकिया की। जो आपका ट्रेकिया है इसको विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अब ट्रेकिया की लंबाई पूछनी चाहिए, तो एक्चुअल में जितनी बड़ी आपकी गर्दन रहेगी या हर एक जीव के अंदर क्या होती है, उसकी ट्रेकिया की साइज आगे पीछे हो सकती है। एक यदि अपन एवरेज लेके चलते हैं तो एवरेज कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी आपकी ट्रेकिया हो सकती है। चौड़ाई की बात करें, विड्थ कितनी होती है, 1.5 से कितनी होती है, ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर तक लगभग अपनी इस एक अंगुली के बराबर कितनी होती है, चौड़ी आपकी हो सकती है, जो आपकी ट्रेकिया होती है। चलिए अब जो आपकी ट्रेकिया है पूछ ले, सॉरी,
आपकी ये जो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के बारे में पूछ लिया जाए कि क्योंकि ये ट्रेकिया आप देख रहे हैं यहां से होके दो पार्ट्स में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो यहां से ट्रेकिया स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होके यहां पे मान लीजिए दो पोर्शन में डिवाइड हो रही है। तो जहां पर ये दो पोर्शन में डिवाइड हो रही है वो कौन सा होता है, आपका T5 रीजन होता है। देखिए जिस टाइम पे किसी भी मतलब जैसे ऑटोप्सी की जाती है, कोई इंसान मर जाता है, तो उस टाइम पे जो स्केल का काम होता है ना, वो स्केल का काम अपनी जो ये जो वर्टिबल कॉलम है ना, ये वर्टिबल कॉलम करती है। तो जब भी कोई भी चीज गिनते हैं ना अपन, कौन सी चीज कहां प्रेजेंट है, तो पीछे जो वर्टिबल कॉलम है तो यही देखा जाता है। तो सीधी सी बात है, ये अपना थोरिक्स वाला पार्ट आ जाता है, ये अपना एब्डोमेन वाला पार्ट आ जाता है। इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, तो यहां पे डायफ्राम आ जाता है, इन दोनों को अलग कर रहा है। तो ये थोरेसिक वाला पार्ट है। तो थोरेसिक वर्टिब्री नंबर आपकी कौन सी आती है, 5। कौन सी, 1 2 3 4 5। तो थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 5 होती है। वहां पर आपकी ट्रेकिया क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ट्रेकिया कौन सी वर्टिब्री पर डिवाइड होती है। तो याद रखना, थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 5, जिसको T5 के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये दो पार्ट्स में क्या हो जाती है, आपकी डिवाइड हो जाती है। तो जहां पर ये डिवाइड हो रही है उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी आपका क्या बोला जाता है, ब्रोंकियस बोला जाता है या ब्रोंकाई बोला जाता है। चीज आपको याद रखनी है। अब याद रखना एक चीज कि आप इस पूरी ट्रेकिया के अंदर एक चीज देख रहे हैं, कुछ इस तरह की आपको ट्रेकिया के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। इनको ट्रेकियल मसल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रेकियल मसल्स, जो किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। ये एक्चुअल में कैसी होती है, जो अंग्रेजी का अल्फाबेट सी होता है ना, वैसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, एक चीज याद रखना, मान लीजिए ये आपकी क्या है, ट्रेकिया है। इस ट्रेकिया के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको कवर कर रखा है। अब इस तरह से कवर है, तो इधर से देखोगे तो ये पूरा टच नहीं है ना, तो ये अल्फाबेट अंग्रेजी के सी के जैसी ऐसी होती है, इसके अंदर ये क्या हो जाती है, फिट। इनका काम क्या होता है, जो ट्रेकियल मसल्स रहती है एक्चुअल में क्या रहती है, ये जो ट्रेकिया होती है इसको पिचकने नहीं देती है। अब सपोज कीजिए कि आपने अचानक से सांस अंदर ले लिया, अचानक से सांस को अपने बाहर निकाल दिया, तो कायदे से तो आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे आप किसी के अंदर से ऑक्सीजन निकालते हैं, आपने जिस टाइम पे उसमें से ऑक्सीजन निकाली, एक्चुअल में वो चीज थैली के आपका भी करके देखना, थैली में पहले हवा भरना, फिर उसमें से हवा निकालना, हवा उसको निकालोगे तो वो थैली पिचक जाती है। तो ये एक्चुअल में जिस टाइम पे अपन एयर को बाहर निकालते हैं तो ट्रेकिया पिचके नहीं, उससे बचाने का काम करती है। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए आपने जबरदस्ती जोर से आपने सांस ले ली, अनुलोम विलोम आप जिस टाइम पे कर रहे हैं, तो जबरदस्ती आप सांस अंदर ली आपने, तो क्या हो सकता है, फोर्स इतना ज्यादा हो सकता है कि ट्रेकिया कहीं आपकी फट ना जाए। तो इन दोनों का काम रहती है कि जिस टाइम पे आप बहुत ज्यादा फोर्सफुल रेस्पिरेशन अंदर लोगे, एयर लोगे, उस टाइम पे फटने से बचाती है, एंड जिस टाइम पे आप एयर को बाहर निकालते हैं उस टाइम पे चिपकने से बचाती है। जो आपकी ट्रेकियल्स मसल्स होती है, जो किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। और अल्फाबेट जो सी होता है, उसके अंग्रेजी का अल्फाबेट सी है, उसके जैसा होता है। तो कंप्लीट ट्रेकिया को कवर करके नहीं रखती है, आधी ट्रेकिया को कवर करके रखता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब अपन पहुंच जाते हैं आपके लंग्स तक, क्योंकि ट्रेकिया तक अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं भाई लंग्स। तो मेन तो चीज आपको याद रखना है कि जो आपके लंग्स होते हैं, ये नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, एंड पेयर में कितने होते हैं, आपके 1 होते हैं। बस इतना चीज आपको याद रखना है। और कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं, आराम से स्पंज के जैसे होते हैं, अपने इनको पिचका सकते हैं। चलिए यहां तक समझ गए। अब पूछ लिया जाए कि भाई जो अपन लंग्स के बारे में जो भी चीज पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी अपन स्टडी करेंगे, उस स्टडी को क्या बोला जाता है, पल्मोनोलॉजी बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसीलिए लंग्स को पल्मोनरी ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। तो लंग्स की स्टडी को, फेफड़ों की स्टडी को क्या बोला जाता है, पल्मोनोलॉजी बोला जाता है। अब पूछ लिया जाए कि लंग्स एक्चुअल में प्रेजेंट कहां पे होते हैं। भाई लंग्स की हमें तो आप लोकेशन बता दीजिए। तो लंग्स हमेशा याद रखना, जो आपकी थोरेसिक कैविटी होता है, इस थोरेसिक कैविटी के अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो दोनों के दोनों जो आपके हार्ट आपके जो दोनों लंग्स होते हैं, ये हार्ट के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहां पर एक्चुअल में क्या होता है भाई, आपका जो हार्ट होता है, ये आपका एक्चुअल में यहां पर प्रेजेंट होता है। जो आपका हृदय ना, वो हृदय एक्चुअल में यहां प्रेजेंट होता है। तो हृदय के दोनों साइड में आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। एंड पंसलियों के भीतर होते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये क्या है, आपकी पंसलियां है, रिब्स आपकी पंसलियां। इन पंसलियों के जस्ट पीछे की साइड में, क्योंकि पंसलियां क्या होती है, एक तरह से मान लीजिए आपका ये क्या है, आपकी पंसलियां, ये क्या है, आपकी पंसलियां। ये पंसलियां क्या करती है कि भाई आपकी जो लंग्स है, इनको क्या करती है,
बचाने का काम करते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, एकदम स्पंजी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मानिए कि भाई कोई आपका फ्रेंड है, मजाक मजाक में किसी ने सीने पे दे ली, तो सीने पे दे ली तो कहीं आपके लंग से डैमेज ना हो जाए, इसलिए क्या होती है, आपकी पंसलियां यहां पर प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा यहां पर क्या होता है, फिर आपका हार्ट होता है, हार्ट के दोनों साइड में सीधी सी बात है आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको पता चली होगी कि एक्चुअल में लंग्स की लोकेशन कहां होती है। अब पूछ लिया जाए कि भाई इसका आकार कैसा होता है, इसकी शेप कैसी होती है, तो लंग्स की शेप कैसी होती है, शंकु के जैसी होती है। जो कोन आपने देखा हो ना, कोन शेप क्या होती है, इसकी आकार होती है। अब इसका वेट पूछ लिया जाए कि वजन कितना होता है, तो याद रखना ऑलमोस्ट इसका जो वजन होता है 1200 से 1300 ग्राम तक क्या हो सकता है, वजन हो सकता है। तो ग्राम में बात कर ली, केजी में बात करें तो 1.2 से 1.3 केजी तक क्या हो सकता है, इसका वेट हो सकता है। चलिए ये चीज अपन ने क्या कर ली, यहां तक कवर कर ली। अब ये क्या थी, आपकी ट्रेकिया थी, ये आपके क्या थे, दोनों के दोनों लंग्स थे। अब जो ट्रेकिया के अंदर ये जो ब्रांचिंग देख रहे हैं, ये सारी के सारी ब्रांचिंग देखिए, ये आपकी थी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स थी। ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल ये क्या है, आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई आ जाती है। ये आपकी क्या आ जाती है, टर्सरी ब्रोंकियोस आ जाती है। ये यहां पे देख रहे होंगे, यहां पर ये क्या है, कार्डिक नोच। कार्डिक नोच पूछ लीजिए क्या होता है, तो याद रखना कार्डिक नोच क्या होता है। यहां पर आपका हार्ट क्या होता है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट थोड़ा सा इस फेफड़े के अंदर, जो लेफ्ट वाला फेफड़ा है, याद रखना पूछ ले जाए कार्डिक नोच है, ये राइट फेफड़े में होता है या लेफ्ट में होता है, तो याद रखना लेफ्ट फेफड़े में प्रेजेंट होता है। अब कार्डिक नोच क्या होगा कि हार्ट थोड़ा सा इधर दबा हुआ है, जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक छेद सा हो जाता है, मतलब खाली जगह आ जाती है, जो किसके कारण हुआ है, हृदय के कारण हुआ है। और हृदय को क्या बोला जाता है, कार्डियो, मतलब हृदय की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। तो कार्डिक शब्द वहां से आया है। और नोच क्या होता है, कोई भी जगह हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, नोच बोल दिया जाता है। तो ठीक ऐसे ही क्या हो जाता है, ये हृदय के कारण जगह बन गई, इसलिए उसको कार्डिक नोच अपन बोल देंगे। ये क्या आ जाता है, आपका इंटीरियर लोब आ जाता है। अब दूसरी चीज याद रखना, जो आपका लेफ्ट फेफड़ा होता है, इसके अंदर तो 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, एंड जो आपका राइट फेफड़ा होता है, इसमें आपके 3 लोब है, ये प्रेजेंट होते हैं। चीज आपको याद रखनी है। अब जो ह्यूमन है, याद रखना, ह्यूमन का जो राइट आपका लंग होता है, इसका वजन कितना होता है, ऑलमोस्ट 625 ग्राम होता है। जबकि लेफ्ट जो आपका लंग होता है, ये 575 ग्राम के समथिंग होता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा जो वेट कम हुआ है वो इस नोच के कारण थोड़ा सा कम हो गया है। चलिए, अब जो आपका राइट लोब था, ये राइट वाला है, इसके अंदर 1 2 3 आपको लोब है, वो लोब देखने को मिल जाएंगे। जबकि लेफ्ट वाला है, इसके अंदर 1 और 2 लोब देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 लोब आ गया, दूसरा लोब आ गया, कितने, 1 2 3 लोब हो गए। यहाँ पे सिर्फ 1 ही लोब होता है, 1 और 2, तो यहाँ पे कितने हो गए, आपके 2 ही लोब होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या था, आपके लंग्स का डायग्राम बचा रहा है। ये जो आपके लंग्स है, ये आपका राइट वाला पार्ट है, ये आपका लेफ्ट वाला लंग आ जाता है। सबसे पहले लेफ्ट लंग्स की बात करें तो यहाँ पर कितने होते हैं, 2 लोब आपके प्रोजेक्ट होते हैं। ऊपर वाला लोब हो जाता है, ये आपका लोअर लोब हो जाता है, नीचे वाला। यहां पर ये जो लाइन इन दोनों को अलग कर रही है, इसको ओब्लिक क्या बोला जाता है, फिसस बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ओब्लिक, इसको दरार बोली जाती है। जबकि ये आपका कौन सा आ जाता है, राइट वाला आ जाता है। राइट वाले के अंदर भी क्या होता है, एक तो आपकी ओब्लिक फिसर होती है, दूसरी क्या होती है, एकदम सीधी होती है, जिसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। तो 1 2 3 यहां पे कितने हो जाते हैं, आपके 3 लोब आ जाते हैं। जबकि जो लेफ्ट लोब होता है, यहां पर क्या होता है, कुछ इस तरह से क्या होता है, अंदर की साइड में ये दबा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कार्डिक नोच बोला जाता है। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो हृदय होता है, वो हृदय थोड़ा सा इस साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसके कारण यहां पे थोड़ी सी जगह हो जाती है, स्पेस हो जाता है, इसको कार्डिक नोच बोला जाता है। आई थिंक यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर अंदर की साइड में ये क्या होती है, आपकी एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। एल्वोलाई को अपन थोड़ी देर में समझ लेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं, राइट आपका लंग्स हो गया, लेफ्ट आपका लंग्स हो गया, दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। जो राइट वाला होता है, इसमें 3 लोब होते हैं, इसके अंदर सीधी सी बात है 2 लोब होते हैं। ये थोड़ा सा वेट इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, भारी होता है। कितना होता है, ऑलमोस्ट 625 ग्राम होता है। इसका 575 ग्राम थोड़ा सा हल्का होता है। अब एक जो मेन पॉइंट है, वो पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यहां पर मैंने क्या लिखा है, राइट जो आपका लंग्स होता है, ये कैसा होता है, शॉर्टर होता है, एंड कैसा होता है, वाइड होता है। मतलब थोड़ा छोटा होता है, एंड कैसा होता है, चौड़ा होता है। जबकि
जो लेफ्ट लंग होता है ये क्या होता है, लंबा होता है एंड कैसा होता है, एकदम नैरो होता है। जैसे समझने के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं, ये कैसा है, थोड़ा सा छोटा है, मतलब कैसा है, छोटा है, और कैसा है आपका चौड़ा है, छोटा है लेकिन कैसा है, चौड़ा है। जबकि जो आपका लेफ्ट वाला है ये लंबा है और लंबे के साथ में कैसा है, आपका नैरो है। कुछ इस तरह से आप समझ रहे होंगे, ये चौड़ा है लेकिन छोटा है, लेकिन ये आपका लंबा है लेकिन कैसा है, लंबे के साथ में नैरो होता है। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब मेन प्रॉब्लम कहां होती है, ये चीज तो यहां तक होगी, लेकिन एक लाइन यहां पे आपको देखने को मिल रही है कि भाई जो राइट आपका लंग होता है ये लार्जर एंड हेवी होता है, किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट वाले के। अब यहीं पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने लिखा है कि राइट, आपका जो राइट वाला पोर्शन है, राइट आपका दायां फेफड़ा है, ये कैसा होता है, लार्जर होता है, लंबा होता है। इसके अलावा क्या होता है, हेवियर होता है। लेकिन यहां पर तो मैंने क्या लिख दिया भाई, शॉर्टर लिख दिया। तो याद रखना ये किसकी बात कर रहा है, इसकी लंबाई, मतलब वैसे और बात कर रहा है। यहां पे ये जो शॉर्टर एंड जो वाइड है ये तो किससे से रिलेटेड है, लंबाई से रिलेटेड है, लेकिन ये लंबाई से रिलेटेड नहीं है, ये एक्चुअल में दोनों में कंपैरिजन से रिलेटेड। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात आ जाती है कि भाई ये लंबा भी होता है, थोड़ा हेवी भी होता है, क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन है कि भाई जो आपका लेफ्ट लंग होता है इस साइड में क्या होता है, थोड़ा सा आपका हर्ट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण एक नोच बन जाती है, जिसके कारण ये आपका जो राइट वाला होता है ये थोड़ा सा वजन होता है, क्योंकि ये कंप्लीट तरीके से ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसलिए ये थोड़ा सा लाइटर होता है, ये वाला थोड़ा सा हेवी होता है। यहां पर आपके क्या होते हैं, राइट फेफड़ा होता है, इसके अंदर आपकी कितनी होती है, दो फेसेस आपके प्रेजेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक आपका ओब्लिक, जबकि इसके अंदर ओनली फॉर एक ही फेसेस प्रेजेंट होते हैं। लोब की बात अलग होती है, फेसेस की बात अलग होती है। जो दरारें जो मैंने आपको बताई थी ना, यहां पे देखिए, यहां पे तो ओनली फॉर एक ही दरार है, जबकि यहां पर आपकी दो दरारें। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। एंड इसके अंदर क्या होता है, एक कार्डिक नोज प्रेजेंट होता है, मतलब हृदय का निशान यहां पर प्रेजेंट होता है। ये अपन ने किसकी बात कर ली, लंग्स की बात कर ली। अब लंग्स से रिलेटेड थोड़े से अपन पॉइंट देख लेते हैं। देखिए ये क्या था भाई, आपकी ट्रेकिया थी, राइट, ये आपकी क्या थी, ट्रेकिया थी। यहां पर जाके क्या हो रही थी, दो पार्ट्स के अंदर क्या हो रही थी भाई, डिवाइड हो रही थी आपकी जो ट्रेकिया थी। यहां से आपके क्या बन रहा था, लंग्स बन रहे थे, ये आपके क्या बन रहे थे, लंग्स बन रहे थे। अब ये जो लंग्स है, इन लंग्स के चारों ओर भी क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है। इन लंग्स के चारों ओर भी क्या होती है भाई, एक लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये जो लेयर होती है, इस लेयर, ये जो लेयर है, इसके अंदर बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है, एक फ्लूइड, एक द्रव्य भरा रहता है, जिसको प्लूरल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है, इसका एक्चुअल में काम क्या होता है, ये क्या करती है, दोनों के दोनों वॉल को आपस में फ्रिक्शन होने से बचाता है, घर्षण होने से बचाता है। मान लीजिए अचानक से किसी भी तरह का आपके छाती के ऊपर, आपके सीने पे क्या है, कहीं से प्रेशर आया। अब प्रेशर के कारण जो आपकी रिब्स होती हैं, रिब्स पे जोर पड़ेगा, ये क्या करेंगे, आपके फेफड़े पे जोर देगी। जब फेफड़े पे जोर पड़ेगा तो ये दोनों कहीं आपस में पिचक ना जाए, दोनों की दोनों लेयर, तो बीच में एक द्रव बटा रहता है। ये क्या करता है, बाई चांस चिपक भी जाती है तो इनको वापस खोलने का भी काम करता है। तो आपस में फ्रिक्शन नहीं होने देता, घर्षण नहीं होने देता। घर्षण हो गया तो ये आपस में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो इससे बचाने का काम कौन करता है, जो आपका प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब यहां तक तो चीज समझ में आ गई। अब क्या होता है, ये प्लूरल फ्लूइड होता है, इसके कारण एक बीमारी भी हमको हो सकती है। इस बीमारी का नाम है आपका टीबी। टीबी के बारे में आपने सुना होगा, इससे जस्ट जो पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें अपन न्यूमन डिजीज से रिलेटेड बात कर रहे थे, वहां पर अपन ने टीबी पढ़ा था। और टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसीलिए इसका नाम क्या आ जाता है, टीबी आ जाता है, ट्यूबरकुलोसिस है। चलिए, अब ये जो आपका टीबी बैक्टीरिया है, या बोले तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये क्या करता है, जो आपका अभी अपन ने लंग्स पढ़ा था, इन लंग्स के अंदर, ये अपन ने भाई लंग्स के बारे में देखा था, राइट। इन लंग्स में ये जो फ्लूइड था, ये जो फ्लूइड था, इस फ्लूइड में क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया क्या करता है, इस फ्लूइड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब इस फ्लूइड की मात्रा बढ़ा देता है यहां पर, कौन, जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसीलिए क्या होता है, ये जो टीबी होता है, इसका एक नाम और होता है, जिसको प्लूरोसी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। प्लूरोसी डिजीज का मतलब हो गया कि जो आपके लंग्स के अंदर ये जो प्लूरल फ्लूइड है, इस प्लूरल फ्लूइड की मात्रा यदि बढ़ जाती है, जिसके कारण
क्या होती है, टीबी वाले मरीज को देखा होगा, बार बार में खांसी आती है, खांसी के साथ में बलगम भी आता है, और ऐसे मतलब जैसे ऐसे लगता है जैसे छाती में पानी भर गया हो, ऐसे की वाइब्रेशन की क्या आती है, आवाज आती है। तो वो आवाज किस किस कारण आती है कि भाई जो आपके फेफड़े हैं, इन फेफड़ों में क्या हो जाता है, जो आपका प्लूरोसिस मतलब आपका जो प्लूरल की जो मात्रा थी इस फेफड़े में, ये बढ़ जाता है। इसी डिजीज को क्या बोला जाता है, प्लूरोसिस बोला जाता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो वही चीज है जो चीज मैंने अभी बताई, जो प्लूरल फ्लूइड होता है, ये क्या करता है, मानव हृदय जिस टाइम पे फेफड़े को क्या है, न तो खुद से, अब एक पॉइंट याद रखना कि मानव के जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, ये लंग्स क्या करते हैं, न तो खुद से फूलते हैं, न ही खुद क्या करते हैं, ये चिपकते हैं। लेकिन फेफड़े का फूलना व चिपकना जो आपकी थोरेसिक कैविटी है, यानी जो थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में परिवर्तन के कारण होता है। आप सांस बाहर ले रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फेफड़े आपके फूलेंगे भी, सिकुड़ेंगे, फूलेंगे भी, सिकुड़ेंगे। तो ये एक्चुअल में फेफड़ों में आपके कोई ऐसे नहीं कि कोई मसल्स है वो उनको फुला रही है, सिकुड़ा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या होता है कि आपकी जो थोरेसिक कैविटी में आप एक तो सांस बाहर निकाल रहे हैं तो आयतन कम हो गया, अंदर ले रहे हैं तो आयतन बढ़ गया, जिसके कारण क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम कम होगा तो सीधी सी बात है फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फेफड़े आपके फूल जाते हैं। जबकि जो थोरेसिक कैविटी का जो आयतन होता है, ये आयतन किस कारण होता है, जो आपका डायफ्राम होता है एंड जो पंसलियां होती है, मतलब ये आपका डायफ्राम और यहाँ पे जो आपकी रिब्स है, पंसलियां है, इनमें मूवमेंट के कारण, इनमें यदि मूवमेंट होता है उस कारण क्या होता है, थोरेसिक जो आपकी कैविटी होता है इसका आयतन बढ़ता है और घटता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई कब से मैं थोरेसिक चैम्बर बोल रहा हूं, कब से थोरेसिक कैविटी बोले जा रहा हूं, ये थोरेसिक कैविटी आखिरकार है क्या, और लंग्स इस थोरेसिक कैविटी में किस तरह से, मतलब लंग्स को भी एकदम ही मान लीजिए Z+Y+ सिक्योरिटी है, हर तरह की सिक्योरिटी दी जाती है। तो कितने तरह की सिक्योरिटी है, तो लंग्स को टोटल आप देख लीजिए 5 तरह की सिक्योरिटी है, मतलब एक तरह से लंग्स को 5 तरीकों से क्या है, एकदम घेर रखा है कि भाई इनको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वही चीज अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोर्सल की। तो जो डोर्सल सरफेस होती है वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, वर्टिबल कॉलम, मतलब लंग्स अपने क्या है, बीच में प्रेजेंट है, लेकिन लंग्स के जस्ट पीछे की साइड में क्या है, आपकी वर्टिबल कॉलम है। तो ये वर्टिबल कॉलम है, ये क्या कर रही है, लंग्स को पीछे की साइड में, मतलब ये क्या है, आपका लंग्स है, यहाँ पे बीच में देखिए 3D के अंदर बीच में लंग्स है, तो लंग्स के जस्ट पीछे की साइड में क्या है, आपकी डोर्सल कैविटी द्वारा जो वर्टिबल कॉलम है डोर्सल कैविटी पर, वो इसको कवर कर रही है। फिर आ जाता है आपका वेंट्रल सरफेस। जो वेंट्रल सरफेस है वहां पर क्या होती है, आपकी स्टर्नम प्रेजेंट होती है। ये जो सीधी लाइन देख रहे हैं ये आपकी क्या होती है, स्टर्नम प्रेजेंट होती है। फिर क्या होती है लेटरली, ये जो लेटरली आप देख रहे हैं, लेटरली आपकी क्या प्रेजेंट है, जो आपकी रिब्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जबकि जो आपका पोस्टीरियर मतलब नीचे की साइड से क्या प्रेजेंट है, आपकी डायफ्राम यहां पर प्रेजेंट होता है, और ऊपर की साइड से कौन कवर करके रहता है, यहां पर आपकी एक तो क्या होती है, क्लेविकल होती है, एक सर्विकल आपकी यहां पर, ये जो प्रेजेंट है ना, इनको क्लेविकल एंड सर्विकल बोला जाता है। यहां पर से ऊपर से ये कर रही है, नीचे से डायफ्राम कवर कर रहा है, आगे से स्टर्नम कर रहा है, यहां से आपके रिब्स कवर करके रख रही है, और पीछे की साइड से आपके वर्टिबल कॉलम कवर करके रख रही है। तो लंग्स क्या होते हैं, 5 जगहों से एकदम Z+Y+ सिक्योरिटी मिली रहती है। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि भाई जो आपका लंग्स थे, देखिए अभी अपन ने लंग्स के बारे में पढ़ा, ये आपके क्या थे, लंग्स है। ये यहां पे ये पहला लंग्स है, ये राइट वाला है, ये आपका लेफ्ट वाला लंग है। इन दोनों के बीच में आप देख रहे होंगे ये जगह प्रेजेंट है, इनके बीच में ये वाली जो जगह प्रेजेंट है इसको क्या बोला जाता है, मेडिस्टर्नम बोला जाता है। और इसी मेडिस्टर्नम वाले एरिया में ही क्या होता है भाई, आपका जो हृदय होता है वो यहां पर प्रेजेंट होता है। यहीं पे क्या होता है भाई, आपका जो हृदय है, ये हृदय क्या होता है, एक्चुअल में यहीं पर प्रेजेंट होता है। तो हार्ट कहां प्रेजेंट होता है, जो आपका मेडिस्टर्नम वाला पार्ट कौन सा होता है, दोनों लंग्स के बीच में ये वाली जो खाली जगह स्पेस है इसको मेडिस्टर्नम बोला जाता है। यहीं पर आपका लंग्स होता है, ये प्रेजेंट होता है। और राइट वाले पे ये लंग थोड़ा सा इधर, ये आपका हर्ट होता है कि इस साइड में झुका रहता है, जिसके कारण यहाँ पे एक नोच बन जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, कार्डिक नोच बोला जाता है। कार्डिक नोच का तो आप सबको पता चल गया होगा कि भाई आखिरकार ये चीज है क्या। चलिए यहां तक पहुंच गए, तो अब अपन लंग्स में पहुंच गए थे।
लंग्स के अंदर अपन ने। अब बात कर लेते हैं एल्वोलाई की कि कुपिकाएं आखिरकार क्या होती है। तो याद रखना, जो आपकी एल्वोलाई होती है ये कैसी होती है, थिन होती है, इनरेगुलर वॉल होती है इनकी, एंड कैसी होती है, वेंटिकुलाइज स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, वेंटिकुलाइज स्ट्रक्चर होती है। ये जो आपकी एल्वोलाई है, इन्हीं एल्वोलाई को क्या बोला जाता है, लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, बोले तो क्रियात्मक एंड जो संरचनात्मक इकाई है, यूनिट है लंग्स की, आपके फेफड़ों की, ये किसको बोला जाता है, आपकी एल्वोलाई को बोला जाता है, आपकी कुपिकाओं को बोला जाता है। ये याद रखना। एक सिंगल लंग्स की अपन बात करें तो ऐसा माना जाता है कि एक सिंगल लंग्स में ऑलमोस्ट 700 मिलियन क्या होती है, एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एवरेज लेके चले तो ऑलमोस्ट 700 मिलियन आपके एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। एंड जो आपका एल्वोलाई है, अब ये आप देख रहे हैं ये एल्वोलाई की स्ट्रक्चर। अब एल्वोलाई की स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर ब्लू भी देखने को मिल रही है, रेड लाइनें भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये जो रेड वाली है, ये तो क्या करती है, प्योर ब्लड, जिस टाइम पे पर ऑक्सीजन ले है वो ऑक्सीजन, वो एयर गई तो ये आपके कहां ही ट्रेकिया से होते हुए आपके लंग्स में आई, लंग्स के अंदर जो कुपिकाएं हैं यहां तक पहुंच गई। तो जो आपकी एल्वोलाई है, एल्वोलाई में आएगी तो यहां पर क्या होगा, जो डिफ्यूजन मेथड रहेगा तो ऑक्सीजन क्या होगी, जो आपका यहां से आई है वो क्या हो जाएगी, इन वेन्स में, इन आर्टरीज में चली जाएगी, और यहां से क्या हो जाएगी, जो भी इंप्योर, मतलब जो इंप्योर ब्लड के अंदर जो CO2 थी वो CO2 क्या हो जाएगी, वापस सॉरी आपके फेफड़े में चली जाएगी, यहां से आप बाहर निकाल देंगे। तो जो आपकी एल्वोलाई है, याद रखना ये गैस एक्सचेंज के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये रोल प्ले करती है। तो ये आपकी क्या आ जाती है, एल्वोलाई के बारे में चीज कंप्लीट हो जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई आखिरकार ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रीथिंग आखिरकार क्या है। तो ब्रीथिंग क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक चीज याद रखना, जो आपकी ब्रीथिंग होती है, नॉर्मली अभी देखिए अपन नॉर्मल एकदम आराम से बैठे हैं, तो आप जो सांस अंदर लेते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर आप ऐसा 12 से 16 बार करते हैं। कितनी बार, 12 से 16 बार। अब आप जल्दी जल्दी चाहे सांस ले लो, लेकिन नॉर्मली आप बैठे रहते हैं तो ऑलमोस्ट 12 से 16 बार आप सांस को अंदर लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। अब एक्चुअल में ब्रीथिंग क्या होती है, तो ब्रीथिंग में मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक्चुअल में आप क्या करते हैं, 12 से 16 बार सांस को अंदर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। मतलब आप सांस को क्या ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। तो सांस को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वो इंस्पायरेशन कहलाती है, या जिसको अपन इनहेलेशन बोलते हैं। इसके अलावा आप सांस को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ये तो क्या था, सांस को अंदर लेने की प्रोसेस थी। फिर आता है आपका एक्सेल जिसको बोलेंगे, या जिसको एक्सपायरेशन बोलेंगे। इसमें क्या होता है, आप सांस को बाहर निकाल देते हो। तो ब्रीथिंग क्या होती है, 2 चीजें ब्रीथिंग के अंदर पढ़ते हैं, एक तो इंस्पायरेशन, एक आ जाता है आपका एक्सपायरेशन, जिसको इनहेलेशन एंड एक्सेशन, अक्सर इनहेलेशन अपन बोल देते हैं। अब क्या होता है, जो इंस्पायरेशन होता है, मतलब सांस जिस टाइम पे आप ले रहे हो उसके अंदर क्या होती है, ये एक तरह की एक्टिव प्रोसेस होती है। ये क्या होती है, एक तरह की एक्टिव प्रोसेस होती है। जबकि जो आप इसको करने में कितना टाइम लगाते हैं, ओनली फॉर 2 सेकंड का इसको टाइम लगता है सांस को अंदर लेने का। लेकिन जब अपन सांस को बाहर निकालते हैं वो आपकी कैसी होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, और इसके अंदर कितना लगता है, ऑलमोस्ट 3 सेकंड का क्या लगता है, आपका समय लगता है। ये आपकी क्या आ जाती है, ब्रीथिंग। अब ये जो ब्रीथिंग इतनी नहीं है, अब ब्रीथिंग भी आगे जो आपका इंस्पायरेशन क्या होता है एंड आपका एक्सपायरेशन क्या होता है, इन दोनों की जो मैकेनिज्म है उसको अपन जो अपना अगला लेक्चर रहेगा उसके अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं, अभी तक जो भी चीजें अपन ने पढ़ी हैं इन सब के आपके नोट्स हो गए, एंड आप इनकी जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो भाई आपका एग्जाम आने वाला है 22 फरवरी को, तो इससे पहले भी तो अपन को प्रिपरेशन करनी चाहिए ना। इसके लिए जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज रहेगी वो भी आपको अपना जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है दादिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर दोनों के दोनों चीज है वो आपको मिल जाएगी। और जो टेस्ट सीरीज रहेगी, नोट्स रहेंगे, ये आपके क्या है भाई, एकदम बस यही चीज आपको याद रखनी है। तो जल्दी से एप्लीकेशन पे जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, दादिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन लिखिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक अगले वीडियो के अंदर नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।